गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 13.2 हम कर रहे थे एंड उसके हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। तो अनुष्का जी, बताएं, हो गए आपके एग्जाम्स? अभी भी नहीं हुए? कब होंगे? वो 24th को है। ओके। तो किया है कुछ इसमें से? कुछ भी नहीं किया तो क्या समझ आएगा फिर? फिर तो आज का आना आना वेस्ट है आपके लिए। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 से हमको करना है। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 11 कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में अपन एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है। अब आज के जो क्वेश्चंस है ना, वो बड़े प्रैक्टिकल हैं और वो क्वेश्चंस है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, कल वाले कुछ जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ एक क्वेश्चंस को अगर अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी ना भी होती ना अस्तित्व में तो भी सॉल्व कर देते, बिना उसके भी कुछ कुछ जुगाड़ लगा लगू के सैंपल स्पेस बना बनू के सॉल्व कर देते। पर आज के कुछ एक क्वेश्चंस है जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना, तो बड़ी दिक्कत आती सॉल्व करने में, मतलब स्पेसिफिकली उसी पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई को 3 बार ही उछाल रहे हो, तो क्या सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे बताओ? हम्म 216, यानी कि 6 का क्यूब। एक में 6, उसका क्यूब इसलिए क्योंकि थ्राइस कर रहे हैं। ठीक है। तो 216 आउटकम्स बनाने तो वैसे भी नहीं बैठेंगे, बैठेंगे क्या? पागल कुत्ते ने नहीं काटा ना। 216 आउटकम्स तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत कि बना लेता हूं मैं। और अगर आप बना लो तो फिर तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि फिर तो पिक करना है, जस्ट पिकिंग का पार्ट है। लेकिन और मुझे पता है कि नहीं बन सकते हैं ना। अच्छा, बना भी लोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि बना लोगे कितना बड़ा बनेगा, उसमें मिलेगा ही नहीं क्या पिक करना है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करेंगे हम फिर? इसको तो नहीं बनाएंगे, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ पहले। हेयर रैंडम experiment is given of throwing a die of throwing a die how many times? Thrice. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट बताने के बाद या तो सैंपल स्पेस बताओ, या फिर वो नहीं बता सकते तो कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, एक बार में 6 आउटकम, और क्यूब इसलिए क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं, 216 आउटकम्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने पूछो, देखो क्या चाहिए उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बारी तो ऑड नंबर आ जाए, ऐसे कैसे छांट के उसकी संभावना बताओ। कम से कम एक बारी तो ऑड नंबर आ जाए, एटलीस्ट। में 3 बार उछाल रहे हैं ना, जैसे एक बार उछाला ऑड नंबर आया तो ठीक, सेकंड बारी में आ जाए, थर्ड बारी या तीनों बारी में आ जाए तो बढ़िया है ना भाई। ए एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है भाई? कम से कम एक। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो एक ऑड नंबर चलेगा, दो भी चलेंगे उसको, और तीन आ जाए तो सोने भी सुहागा है, वो भी चलेंगे उसको। पर एक से कम नहीं आना चाहिए, जीरो ऑड नंबर नहीं आना चाहिए उसको। ठीक है। तो अब आप सोचो, अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता तो मैं कैसे काउंट करता पता है? जैसे मान लो कि एक सैंपल पॉइंट एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, जैसे कि मान लो कि 1 आ गया, 1 ऑड नंबर है। फिर बाकी दोनों इवन नंबर आ गए तो भी चलते उसको, चलते। ये 1 बीच में भी आ जाता है, या 1 बीच में आ जाता है, लाइक ऐसे 2 1 4, तो भी चलते उसको, चलते। 1 बगल में भी आ जाता। फिर दूसरा ऑड नंबर ले लो, फिर तीसरा ले लो, और उसके बाद तो अभी 2 और 4 के भी कॉम्बिनेशन चेंज करो। जैसे 2 और 4 ही थोड़ी ना इवन नंबर, 3 और 6 भी है, 6 और 3 भी है, और ये सारे तो एक ऑड नंबर के केसेस हैं। अब फिर 2 ऑड नंबर के लो, और फिर 3 ऑड नंबर के लो। ठीक है। इवन 3 ऑड नंबर के भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, जैसे 1 3 5 तीनों ऑड नंबर है। फिर इनको शफल करो, 3 1 5। तो आप सोचो क्या पॉसिबल है क्या ऐसे एक एक करके पिक करना? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे लगाए? तो ऑड और इवन का खेल है, तो हमको ये तो पता है। हम एक काम करते हैं कि ऑड नंबर आने को और इवन नंबर आने को ए और बी इवेंट मान लेते हैं। ये एक काम तो करते हैं। नाउ लेट द इवेंट्स ए एंड बी बी, लेट द इवेंट्स ए एंड बी बी। ए तो मान लेते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर।
ठीक है, और बी मान लेते हैं गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऑड नंबर आना अगर इवेंट ए है और इवन नंबर आना अगर इवेंट बी है, तो क्या मैं इन दोनों चीजों से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितने ऑड नंबर होते हैं मतलब एक बार उछालने में। जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी में एक और चीज सोचना, जब वो 3 बारी उछाल रहा है, ये 2 बारी या 10 बारी, कितनी बार भी उछाल रहा है, आपको जब इवेंट्स कंसीडर लेने के बाद जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप एक बार उछालने की संभावना देखोगे, 3 बारी की नहीं देखोगे। और फिर 3 बारी से कन्वर्ट करना ही तो उसको एक बारी से 3 बारी में कन्वर्ट करने का काम ही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेगी। तो ये तो फायदा है कि तीनों को एक साथ नहीं देखना, 216 का सैंपल स्पेस नहीं छोड़ना, केवल 6 का सैंपल स्पेस छोड़ना है। तो उसमें 6 में कितने ऑड नंबर होते हैं? 3 ऑड नंबर्स होते हैं, 1 3 5, है ना, और 3 ही इवन नंबर्स होते हैं, 2 4 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी, मतलब 3/6 करेंगे वहां से 1/2 आ जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट अभी तक? पर सर ये तो एक बार उछालने का ही सारा चिट्ठा है, 3 बार उछालने में अब कैसे मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से कन्वर्ट करूं? अब देखो नाउ, हमें क्या चाहिए? हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ये पूछा है मुझसे। तो कम से कम एक बार ऑड नंबर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? एक ऑड नंबर वाला केस, 2 ऑड नंबर वाला केस, 3 ऑड नंबर वाला केस काउंट करना है मुझे, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑड नंबर। ठीक है, अच्छा 1 ऑड नंबर होंगे तो बचे हुए कौन से बाकी केसेस क्या होंगे? 2 इवन नंबर एंड 2 इवन होंगे, होंगे ना भाई, 3 बार तो उछाल रहे हो। ये केस। दूसरा केस, 2 ऑड नंबर भी चलेंगे उसको, तो अगर 2 ऑड चलेंगे तो एक इवन आएगा ही आएगा भाई। तीसरा क्या आएगा? और तीसरा उसको प्रोबेबिलिटी 3 ऑड नंबर्स एंड 0, या 3 ऑड नंबर्स लिख के छोड़ दो, ये भी इसको चाहिए। अब देखो, एक ऑड या 2 इवन चलेगा उसको, 2 ऑड और एक इवन चलेगा उसको, 3 ऑड चलेंगे उसको। तो इन तीनों में से तो कोई एक ही चीज होगी ना भाई। एक ऑड और 2 इवन, ये दोनों काम तो 100% होंगे, इसलिए एंड लगाया भाई। एक ऑड आया तो 2 इवन ही आएंगे, 3 बार तो उछालना ही है ना। लेकिन केस इन तीनों में से तो एक ही बनेगा भाई, एक और 2 इवन आए तो भी उसको चलेगा, या फिर 2 ऑड इवन आए तो भी उसको चलेगा, या फिर 3 ऑड हो जाए तो भी उसको चलेगा। वो कहेगा या तो ये दे दे, या ये दे दे, या ये दे दे, तीनों में से कुछ भी मुझे चलेगा। तो जब और का केस होता है, या इसका केस होता है, तो हम क्या लगाते हैं? और। क्या लगाते हैं? और। 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 ओके। और के केस में हमने आपको बताया है कि हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं कैसे आगे फर्दर सॉल्व करूंगा? एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर यानी इवेंट ए का घटित होना, और दूसरा इवन नंबर यानी कि इवेंट बी का घटित होना, यही। तो मुझे बताओ, एक ऑड नंबर जो है, या तो पहले स्थान पे आया होगा, है ना, पहले स्थान पे आ गया, तो अब बाकी स्थानों पे क्या आया होगा? इवन इवन आया होगा। ठीक है, अब हो सकता है ऑड बीच में भी आया हो। अब ऑब्वियस बात है, या तो ऑड स्टार्टिंग में आया होगा या बीच में आया होगा, तो इसमें भी मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस। या तो फिर इवन पहले आया होगा, ऑड बाद में आया होगा, फिर इवन आया होगा, प्लस। या फिर लास्ट में क्या आया होगा? ऑड आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन ऑड, डन। ये पूरा केस कवर कर गया पहला वाला। अब इसके बीच में आ गया ना और है, तो और में वैसे भी प्लस ही लगाते हैं अपन। ठीक है, और में क्या लगाते हैं हम? प्लस। अब 2 ऑड एक इवन को भी 3 केसेस में तोड़ो, क्योंकि 2 ऑड और एक इवन है, तो एक इवन स्टार्टिंग में आया, बीच में आया, या बाद में आया, पता नहीं है। तो पहले तो स्टार्टिंग में ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड ऑड। ठीक है, ई ओ ओ क्यों लिख रहा हूँ? ये एक्चुअली ऐसे है बेटा, ई ओ ओ नहीं है ये बाकी सबको अगर मैं और इन तीनों को भी अगर और देखूं तो ये ऐसे है, ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन इंटरसेक्शन हटा के इस तरीके से लिखते थे, याद है ना आपको? ओ ई ई, ए इंटरसेक्शन बी को अपन ए बी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से इवन पहले आ गया, फिर ऑड आया, फिर ऑड आया, या फिर ऑड इवन ऑड आया, या फिर बोलो ऑड ऑड इवन आया,
ये दूसरा वाला केस काउंट हो गया जिसमें दो ऑड और एक इवन है, तो बस वो दो ऑड और एक इवन है, तो इवन कहाँ कहाँ प्लेस हो सकता है उसके हिसाब से। और तीसरा तो फिर जस्ट क्या है, तीन ऑड। तो तीन ऑड में तो हम क्या कर देंगे, ओ ओ ओ, उसका एक ही केस बनेगा, ओ ओ, डन। ओके। अब अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या सीखा है कि अगर तीन इवेंट्स की साथ में घटित होने की संभावना चाहिए तो दो बातें होती है, या तो सीधे सीधे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। तो आपको चेक करना पड़ेगा इवेंट्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताओ, मैं तीन बार ही डाइस उछाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक बार ही उछाला, तो उस पर इवन आया ऑड आया, मैंने लिख के छोड़ दिया। तो अब जब मैं अगली बार उछालूंगा, तो पहली बारी क्या आया था इसका फर्क पड़ेगा क्या भाई, अगली बारी क्या आएगा। वो पूछ के आएगा कि भाई पहले तो ऑड आया था तो अब मैं इवन आ जाऊं। हाँ। तो तीनों ही जो थ्रोज हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो जब तीनों ही थ्रोज इंडिपेंडेंट है, तो इन ओ ई का जो प्रोबेबिलिटी है वो ओ की, ई की और ई की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, हेयर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये कॉमन सेंस से क्लियर हो गया ना। इट इज क्लियर दैट events A and B are independent, events A and B are independent। तो इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जहाँ जैसे अपन ने इवेंट्स बताया ना, उसके बाद ही एक लाइन लिख लेना, ठीक है। चलो, तो अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दूं मैं सीधे सीधे, अब बहुत आसान हो गया काम। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ O इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कर दिया मैंने, ये इधर ई इंटू ओ इंटू ई होगा, इधर ई इंटू इंटू, तो कुल मिला के तीनों ही केसेस में एक ऑड है और एक दो इवन है, एक और दो इवन, एक और दो इवन, एक और दो इवन। तो मैं अलग अलग लिखूं, इससे अच्छा है कि इसी को तीन से मल्टीप्लाई कर दूं, तीन गुना है ना ये। ठीक है। प्लस इधर आइए, इधर भी कुछ ऐसा ही है। पहले को कर दो आप बस, फर्स्ट वाले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो मैं गलत कर दिया आपने, बताया क्या है? बताओ क्या गलती करी। जब इवेंट्स डिफाइन कर दिए तो ई ओ ओ क्यों लिख रहे हो, ए बी लिखेंगे ना, इवेंट्स तो ए और बी के या तो फिर उधर ई और ओ लेते। हाँ। जो अपन ने इवेंट्स लिए हैं फिर उनका क्या रोल रहा। सही करो सारे। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले एक ऑड और एक, तो ऑड नंबर आना ए है, तो ए बी बी। अब ए को बीच में प्लेस कर दो तो बी ए बी, फिर लास्ट में प्लेस कर दो तो बी बी ए। अब एक इवन है, तो एक इवन स्टार्टिंग में कर दो बी ए ए, फिर ए बी ए, फिर ए ए बी, और लास्ट में सारे ही क्या है, ऑड है, यानी ए ए ए। डन। अब इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लो, पहले पहले वाले इवेंट को खोल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मुझे पता है कि बाकी दो केसेस में भी ऐसे ही है कि दो ए है और एक बी है, इसमें भी दो ए एक बी, दो ए एक बी, दो ए एक बी, तो तीन गुना कर देता हूँ इसको भी। और लास्ट में तो क्या है, तीनों ही आपको क्या चाहिए, ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज रख दो ऊपर से जो निकाली है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों ही 1/2 निकाली इस बार तो और सरल हो गया काम। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 1/2, दोनों की 1/2 ही तो है, इंटू 3। ठीक है। प्लस इधर भी आ जाओ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू तीन गुना, प्लस इधर भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। कितना हुआ, 1/2 1/2 1/8, 3/8, प्लस इधर भी 3/8, प्लस इधर भी 1/8, तीन और तीन छह और एक साथ, 7/8 इज द फाइनल आंसर। चेक करो। ठीक है। समझ आया। अब कुछ 216, ना तो मैंने सैंपल स्पेस बनाया ना उसमें से छांटने का काम किया। मैंने तो बस एक बार जब डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या होता है वो सोचा, और उसके बाद फिर है ना इवेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट आ गए। तो इंडिपेंडेंट आ गए तो तीन बार ही उछालूंगा, तो बस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगानी है मुझे, और कुछ भी नहीं करना है। यहां से यहां आते टाइम आपने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाई है जब आपने इनको खोला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हैं तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि तीनों को अलग अलग खोल के मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके सामने आप लिख दीजिएगा, ये स्टेप है ना, इसके सामने लिख दीजिएगा यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच है, बट अगेन अब मैं कहूंगा इस अप्रोच से भी मत करो, इससे भी आधे ही स्टेप्स की अप्रोच थे। ये तो बेसिक अप्रोच है, मतलब ये तो इस क्वेश्चन जैसे सामने आएगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए, यही आएगा, है ना। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं आती तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपको। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आती है तो ये पहली अप्रोच है जो आपको आएगी भी। एटलीस्ट एक और चाहिए तो एक और का केस, दो और का केस, तीन और का केस, फिर सबको अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सुनो, दूसरी अप्रोच में आपको क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑड, एटलीस्ट वन ऑड। एटलीस्ट वन ऑड का मतलब क्या होता है, तो उसमें कौन कौन से केस काउंट होंगे। एटलीस्ट वन ऑड में कम से कम एक ऑड चाहिए ना, तो तीन बार ही उछाल रहा हूं तो कौन कौन से केस काउंट होंगे, एक ऑड वाले, एक ऑड वाले, दो ऑड वाले, तीन ऑड वाले। तो कौन से नहीं होंगे काउंट, तीनों इवन वाले नहीं होंगे काउंट, ध्यान से सोचो। भाई तीन ही तो है, एक दो तीन, एक ओड आएगा तो दो इवन, दो ओड आएगा तो एक इवन, तीन ओड आएगा तो जीरो इवन, तो बचा क्या, जीरो ओड और तीनों इवन, यही तो बचा। तो जब आपको उधर काउंट करने के लिए ज्यादा है और इधर काउंट करने के लिए कम है, तो उल्टा सोच लो। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इवंस। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इवंस, यानी कि इवेंट नंबर बी घटित करा रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवन तीनों इवन चाहिए बीबीबी। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, अगेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो लगेगी, वो तो लगेगी, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। वन बाय टू इंटू वन बाय टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, खोल के देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इट इज लाइक वन माइनस वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, यानी कि वन माइनस वन बाई एट, दैट इज सेवन बाई एट। समझ आया। तो जब पूरे सैंपल स्पेस के करीब करीब सारे सैंपल पॉइंट्स वो उठवा रहा है कुछ एक को छोड़ के, तो वो कुछ एक ही गिनो और वन में से माइनस करो। तो केवल एक ही केस छोड़ा था उसने, तीनों इवन, नहीं तो पूरा सैंपल स्पेस ही कवर हो जाए। तो उसी की निकालो ना फिर, और वन में से माइनस करो तो बाकियों की भी निकल गई ना। ठीक है, सो ये इसका ज्यादा स्मार्ट तरीका है, और इससे करोगे तो एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि हर जगह सॉल्यूशन में वो वाला पहला वाला केस तो सॉल्यूशन में कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ताकि ताकि आपको पता चले कि बेसिक तरीका उसका वो है। अब आप दोनों नोट कर लेना और जो आपको करना चाहे करना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, घर जाके इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, देखें होता है क्या आपसे। एक ही लाइन का है, लेकिन ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है सबका पीओ है। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अब देखो विथ रिप्लेसमेंट आ गया तो बताओ क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, आखिरी वाला केस है सक्सेसफुली विथ विथ रिप्लेसमेंट। तो टेन तो ब्लैक है, एट रेड है, ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन। दो बॉल्स उसमें से निकालनी है सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट, तो हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स, टू बॉल्स, है ना, फ्रॉम ए बॉक्स, फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ हाउ मेनी बॉल्स, फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग, है ना, फ्रॉम ए बॉक्स टोटल 18 है, दिख गया मुझे, फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ 18 बॉल्स। 18 बॉल्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, और स्पेसिफिकली मेंशन करो सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, डन। ये एक्सपेरिमेंट बता दिया आपने। अब आपको कभी तो रेड चाहिए, कभी ब्लैक चाहिए, यही सब चल रहा है ना। तो अब की बार अपन ए और बी नहीं, बी और आर रखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन, ताकि पिछली बार की तरह कंफ्यूजन ना हो, है ना। ब्लैक बॉल को निकलने को इवेंट बी कर देते हैं, और रेड बॉल को निकलने के इवेंट आर कर देते हैं। लेट द लेट द इवेंट्स लेट द इवेंट्स बी, बोलो बी फॉर ब्लैक, बी को मान लेते हैं कि ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और आर को ले लेते हैं
ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है। अब अब आप केवल ब्लैक आने की और रेड आने की संभावना निकालो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है आपको कि आप आना साथ में होना है वो सब बाद में सोचो, पहले तो आप अलग अलग सोचो। भाई एक ही बॉल निकाल रहे हैं, दो नहीं निकाल रहे हैं, जैसे उसमें तीन बार नहीं उछालने के हिसाब से एक बार उछालने के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो अभी दो बॉल ना निकालें एक ही बॉल निकालें, तो ब्लैक निकलने की क्या संभावना होगी, रेड निकलने की क्या वो सोचो पहले आप, फिर उनको मर्ज करो और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाओ। ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, probability of B, तो how many black balls are there, चेक करो। black balls and 10 divided by 18 यानी कि 5/9। ठीक है। एंड रेड बॉल्स कितनी है, 8 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 4/9। ठीक है। अब ये तो बेसिक सा काम है, अगर एक बॉल निकालनी हो तो ये कोई भी निकाल देगा, 5/9 एंड 4/9। बट अब दो निकालनी है और विथ रिप्लेसमेंट निकालनी है, रिप्लेसमेंट मतलब निकाली देखी वापस डाल दी, रिप्लेस कर दी वापस, तो ये जब वापस ही डाल दी तो अगली वाली बॉल निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस हो गया। अब उसको क्या चाहिए, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ बोल्स आर रेड, उसको क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ बोल्स आर रेड, probability of both balls are red। तो ये तो पहला तो आसान है, दोनों ही रेड चाहिए। दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मतलब आर, आर आर, ऐसे ही लिखोगे। तो आर आर, अब क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है ना, इसके सामने रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज बी एंड आर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर पहले लिख लेना सिंस बी एंड आर आर इंडिपेंडेंट, ये पूरी लाइन लिख देंगे, हम लिख देंगे। ठीक है। कर दूं वैल्यू सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी है, 4/9 इंटू अगेन 4/9, दैट कम्स आउट टू बी 16/81, पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पे चले, सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, एक बार तो उसी की लैंग्वेज लिख देता हूँ, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, और दूसरी क्या चाहिए उसको, सेकंड बॉल इज रेड। ये भी बहुत इजी है, सेकंड बॉल इज रेड। तो देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक बार अप्लाई करनी आ गई तो अब कितनी आसान है चीजें, फर्स्ट बॉल ब्लैक चाहिए उसको, दैट मीन्स उसको ये चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल तो ब्लैक और बाद में उसको रेड, तो बी आर चाहिए उसको। इसको भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से खोल देंगे हम। इधर भी आप रीजन डालेंगे सामने, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू आर, कर दो फटाफट से। तो बी कितना था, 5/9, और वो कितना था, 4/9, 5×4 = 20/81, डन। और थर्ड एंड द लास्ट केस, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ दैम इज ब्लैक, वन ऑफ दैम इज ब्लैक, है ना। अब पहले तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में डिफरेंस ढूंढ के बताओ कि दोनों में फर्क क्या है। कोई कई बच्चे से कहते हैं सर दोनों एक ही तो क्वेश्चन हो गए, वन ऑफ दैम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। यस, वेरी गुड। आप बताओ पहले डिफरेंस क्या है, फिर उसने क्या बोला, फिर मैं बताता हूँ आपको। हम्म। नहीं कह रहा है ना अदर इज रेड, पूरा पढ़ो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, दोनों सेम ही, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, नहीं दोनों अलग अलग है, मतलब क्वेश्चन, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है या सेम क्वेश्चन है, ये बताओ। डिफरेंट है, ये कह रही है सेम है, अब इसको बताओ डिफरेंट क्यों है। क्योंकि ऑर्डर नहीं दे रखा उसको, बस एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए, उसको पहली वाली ही ब्लैक चाहिए और दूसरी वाली ही रेड चाहिए, इसको तो पहली वाली रेड और दूसरी ब्लैक की चलेगी। समझ आया, उसको 100% पहली ही ब्लैक चाहिए, दूसरी ही रेड चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में एक ब्लैक चाहिए एक रेड चाहिए, अब वो पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो जाए तो भी चलेगा, पहली रेड दूसरी ब्लैक हो जाए तो दूसरे, थर्ड क्वेश्चन के दो केसेस बनेंगे, एक तो वही जो ऊपर है और एक जस्ट ऊपर वाले का उल्टा। समझ गए। एक तो अब इसको मैं खोल रहा हूँ देखो, इसको एक तो ऊपर वाला ही केस हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली ब्लैक दूसरी रेड। अब मैं और लगाऊंगा क्योंकि या तो उसको ये चाहिए या ये चाहिए, और के केस में प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं, याद रखना।
अब उसको ये भी चलेगा कि पहली रेड दे दो, बाद दूसरी ब्लैक दे दो, क्योंकि इसको एक ब्लैक और एक रेड चाहिए थी। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से इसको भी खोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, एंड और के केस में क्या लगाते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन। अब रखो यहाँ पे वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बी 5/9, आर कितना है 4/9, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है 4/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/9। जोड़ो, इसको अलग इसको अलग, तो 20/81 और 20/81 दो बार जुड़ेगा, 40/81। पहले तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैच करवा, 16/81, 20/81 एंड 40/81 मैच हो गए। ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, टोटल मिला के क्या क्या हो सकता है भाई। दोनों दोनों एक ब्लैक और एक रेड काउंट कर लिया, बस दोनों ब्लैक काउंट नहीं हुए, दोनों ब्लैक काउंट नहीं है, तो एक बार रफली मैं उसको निकाल रहा हूँ, दोनों अगर ब्लैक होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यही होता, और उसमें क्या करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही करता, तो कितना आता, 5/9 इंटू 5/9, 25/81। अब देखो जो थर्ड सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो तो थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है ना, तो ये तो इसमें से भी निकाल लिया आपने, तो इसको तो मैं टोटल के साथ शामिल नहीं कर सकता। भाई देखो तीन ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों रेड, एक ब्लैक एक रेड, दोनों ब्लैक। ठीक है। अब ये क्या था सर, फिर ये तो इसी का पार्ट था, ये तो इसी का पार्ट था, तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो दोनों रेड आएगी या दोनों ब्लैक आएगी, और ये वाला कौन सा केस है कि एक ब्लैक एक रेड आएगी किसी भी सीक्वेंस में है, तो इसका 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 सम 1 आ रहा है क्या, चेक करो, 40 और 25 65, 65 एंड 16 81, 81/81 बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा आउट ऑफ लीग जाके कुछ नई चीज अपन ने डिस्कस करी है ना, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, दो बॉल अगर फेंक रहे हैं, ओ सॉरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों ब्लैक आ सकती है, दोनों रेड आ सकती है, एक ब्लैक एक रेड आ सकती है, दोनों रेड निकाल ली, दोनों ब्लैक अलग से जाके निकाल ली, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, एक ब्लैक एक रेड का है, चाहे से कोई भी सीक्वेंस फॉलो हो। डन, क्लियर? कर दूं मैं डिलीट? ये एक तरीके से कॉइन को टॉस करने जैसा है, दोनों हेड है ना, दोनों टेल। अब एक हेड एक टेल दो तरीके से, तो अगर इसको एक केस काउंट करूं दोनों हेड, इसको एक हेड एक टेल, और इसको दोनों टेल, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। बस फर्क ये है कि इसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, और इसमें बी और आर की प्रोबेबिलिटी से अलग अलग थी, 5/9 थी और 4/9 थी, उसमें सेम होती है 1/2 1/2। ठीक है। और बीच वाले की देख लो, जस्ट इनसे जस्ट डबल आती है, इसकी 1/4 आती है, इसकी 1/4 आती है, इसमें 1/4 1/4 1/2 आती है, तो इससे जस्ट डबल आई ना, तो उसमें भी तो वन उसकी जो जिसमें एक ब्लैक एक रेड चाहिए उनकी उल्टा उनसे ज्यादा थी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। क्वेश्चन समझो, ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है। ए नाम का व्यक्ति एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दी, कोई क्वेश्चन दे दिया टीचर ने, तो उसको वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेगा, इंडिपेंडेंटली मतलब बिना बी की मदद से, भाई उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली साफ साफ वो खुद ही कह रहा है, तो पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। ठीक है। और अगर नहीं भी कहता तो भी अपन एक बार के लिए इंडिपेंडेंट ही मानता, अगर मैं ये नहीं लगाता कहता कि ए और बी इस प्रोबेबिलिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ए किसी की मदद लिए बिना इसको सॉल्व कर रहा है और बी भी किसी की, लेकिन उसने और क्लियर मेंशन कर दिया। ठीक है भाई, ए से सॉल्व हो जाएगी इतने चांसेस है, बी से सॉल्व हो जाएगी इतने चांसेस है रिस्पेक्टिवली। अब दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो अपनी चेयर पे बैठ गया, वो अपनी चेयर पे बैठ गया। ठीक है। क्या संभावना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या संभावना है कि प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो किसने करी, या तो ए ने या बी ने, या फिर दोनों ने कर दी, तो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई भाई, दोनों ने सॉल्व कर दिया तो मेरा तो काम हो गया, मेरे को तो प्रॉब्लम सॉल्व करानी थी। आप करो आप मत करो वो भी चलेगा मुझे, आप करो आप मत करो वो भी चलेगा मुझे, और दोनों कर दो तो भी चलेगा मुझे। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, और ए और बी और ए बी। ठीक है ना, मतलब ए से हो जाए या बी से हो जाए, किसी से भी हो जाए। डन। दूसरे क्वेश्चन में क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब दूसरे क्वेश्चन में दोनों वाला केस हटा देना बस, क्योंकि उसको प्रॉब्लम सॉल्व होनी भी चाहिए, और दोनों दोनों में से किसी एक से ही सॉल्व होनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए,
एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखो, इसमें तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन देने वाले को, इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन किससे हो? किसी भी एक से ही हो। अगर एक से हो रहा है तो दूसरे से ना हो। तो इसमें या तो ए से हो या बी से हो, बस ये केस काउंट होगा, ये वाला केस काउंट नहीं होगा। समझ आया? क्लियर है? अब मैं इसमें पहले दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले तो अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। तो ये तो गिवन ही है ना? तो इवेंट्स मान लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। एक्सपेरिमेंट इज गिवन of solving a problem of solving a problem independently by A and B। solving a problem independently by A and B, ये अपन ने ऊपर ही मेंशन कर लिया, इससे क्लियर हो जाएगा कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, दो व्यक्तियों से। ठीक है ना? ठीक है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना, तो ए और बी ही इवेंट्स भी मान लेते हैं हम, है ना भाई? ए से सॉल्व होगी इसको इवेंट ए मान लेते हैं, और बी से सॉल्व होगी इसको इवेंट बी मान लेते हैं, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है। लेट द इवेंट्स let the events A and B be that A तो मान लेते हैं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए। ए नाम के व्यक्ति से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस इवेंट को भी ए ही मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए। और बी मान लेते हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी। डन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/2। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/3। ये सामने डाल देना, ये हमने कहीं से निकाला नहीं है, जैसे अभी डाइस वगैरह में तो हम निकाल रहे थे, डाइस और इस बॉल्स निकालने में। अभी ये गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैंने क्या कहा? पहले मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक सॉल्व करेगा, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली one of them solves the problem, exactly one of them solves the problem। तो दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करेगा, कसम डाल दी। भाई ए करेगा तो बी नहीं करे, और बी करेगा तो ए नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको दो केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी, भाई ए तो सॉल्व करे बी नहीं करे, है ना? ए सॉल्व्स एंड साथ में ये तो हो ये भी ना हो, और ये तो हो और ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, बी डज नॉट सॉल्व। एक केस ये बना, या तो ये केस हो जाए, या फिर और ए डज नॉट सॉल्व एंड बी सॉल्व्स। समझ आया? दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करेगा, तो ए तू कर ले, लेकिन साथ में फिर ये भी हो कि बी तू मत कर। ये पूरा एक केस है। और लगाओ दूसरा केस, ए तू मत कर और बी तू कर ले। ठीक है। तो अब कहाँ एंड लग रहा है, कहाँ और लग रहा है, वो चेक करना। तो एंड यहाँ लग रहा है, तो इसका मतलब होगा ए सॉल्व करे यानी ए इवेंट घटे तो, बी सॉल्व ना करे यानी बी का उल्टा इवेंट यानी बी डैश घटे तो, और दोनों के बीच में लग रहा है एंड यानी इंटरसेक्शन बी डैश। समझ आया? और के केस में क्या लगता है? प्लस ए नहीं करे एंड इंटरसेक्शन बी करे। और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एक थ्योरम सीखी थी क्या? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कल एक थ्योरम सीखी थी, कल और परसों दोनों दिन इसका जिक्र चल रहा था। तो तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए डैश एंड बी डैश चारों सेट ही, अगर एक भी सेट इंडिपेंडेंट है तो चारों ही सेट इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ए
की संभावना बी को प्रभावित नहीं कर रही, बी की संभावना ए को, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए की संभावना बी डैश को भी नहीं करेगी, ए डैश की संभावना भी बी को नहीं करेगी, बी की संभावना भी ए डैश को नहीं करेगी, ए डैश की होने की संभावना भी बी डैश की होने की संभावना को प्रभावित नहीं करेगी। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी हो गए और ए डैश और बी भी हो गए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा ना। क्लियर है? बोलो, बोलो, समझ आया? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, ये एक केस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना। भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी डैश भी होंगे, ए और बी डैश भी होंगे, तो जो काम हम ए और बी, अभी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछता, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर पाते हैं ना। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो ए और बी डैश भी तो इंडिपेंडेंट है, तो इनमें भी कर पाओगे, और ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट, इनमें भी कर पाओगे, क्योंकि अगर एक सेट इंडिपेंडेंट है तो बाकी सारे सेट होंगे। और नीचे करीब करीब दो तीन क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं जिसमें ये थ्योरम लगेगी लगेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? या तो आप इधर निकाल लो अलग से, क्योंकि बार बार काम आ रही है, और या फिर उस क्वेश्चन के अंदर निकालो। क्वेश्चन के अंदर कैसे निकालोगे? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्लस ए डैश की निकालो, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, बताओ, 1/2 इंटू वन माइनस 1/3 प्लस इधर 1 - 1/2 इंटू वन, पी ऑफ पी क्या है? 1/3। तो 1/2 इंटू 1 - 1/3 क्या होता है? 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो यानी कि ये कितना हो गया? 2/6 प्लस ये क्या हो गया? 1/6। सो इट कम्स आउट टू बी 3/6, यानी कि 1/2 आंसर। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ अभी। समझ आया? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो अभी इस वाले केस में तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दोनों में से किसी एक ने करी तो भी तो सॉल्व हुई। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भी सॉल्व करे होनी चाहिए। तो ये तो आएगा ही आएगा। एक केस और आएगा कि दोनों कर दे, क्योंकि इसमें तो दोनों में से किसी एक ने करी है ना। तो एक केस और काउंट कर लो भाई, दोनों ने कर दी, उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दो, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। यहाँ पे इस जगह आप रीजन डाल देंगे, किस जगह? जहाँ आपने स्प्लिट किया, यहाँ स्प्लिट किया ना आपने, तो इस जगह रीजन डाल देंगे, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस जगह डाल देना ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। प्रोबेबिलिटी, नहीं फर्स्ट है, सॉरी, ये सेकंड था, अब फर्स्ट है ना। ये फर्स्ट है, और वो जो पहले किया वो क्या था? सेकंड। प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड होनी चाहिए बस। तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो या तो दोनों में से किसी एक ने करी है, और या फिर दोनों ने करी है। तो एक तो मैं वही लिख सकता हूँ, कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, प्लस, प्लस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। दोनों को जोड़ दूं, बोथ ऑफ देम, और अभी प्लस मत लगाओ, प्लस तो फिर जब हम लिखेंगे, अभी और लगाओ यहाँ पे। भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोथ ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ओके, समझ आया? अब वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का आंसर तो आप निकाल चुके हो, बार बार थोड़ा ना निकालोगे। 1/2 निकाल चुके हो ना ये तो आप। ठीक है ना। तो एक इसको तो मैं लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, और के केस में आप प्लस लगाते ही हो। अब दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि ए भी करेगा और बी भी करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको स्प्लिट कर दो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, वैल्यू रखो ए और बी की, गिवन थी शुरू में, 1/2 इंटू 1/3। ओके, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6। 1/6 आएगा या 2/6 आएगा? चलो एक बार आंसर देखो, तो 6 एलसीएम आ जाएगा
2 3 जा 6, 3 + 1 नहीं, यही आएगा आंसर 4/6, यानी कि 2/3। चेक करो आंसर, दोनों के आंसर चेक करो, पहले का आंसर 2/3 एंड सेकंड का आंसर 1/2। सही है क्या? सही है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ये चीज समझ में आई कि दोनों अब बताओ इसमें और क्या क्या हो सकता था, और कौन सा केस बच गया? दोनों से ना हो वाला केस बच गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालू, उन तीनों को जोड़ लूं तो बनाना चाहिए। तो वो रफली निकाल के देख लेते हैं, दोनों से ही ना हो तो, यानी ए डैश या बी डैश दोनों की इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए डैश 1/2 निकाला था हमने, और बी डैश क्या निकाला था? 2/3 निकाला था। 1 - 1/3, ए डैश 1 - 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, 1/3। ठीक है ना? तो अब 1/3, 2/3 नहीं हुआ ना, देखो काम क्यों नहीं हुआ। अरे मुझे एक चीज बताओ, क्या कर रहे हैं अपन? इसके अंदर तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसके अंदर तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसके अंदर ये 1/2 वाली प्रोबेबिलिटी है ना। तो तीनों को वापस क्यों जोड़ेंगे? इन दोनों को ही तो जोड़ेंगे, 2/3 1/3 1 हो गया ना। नहीं, पहले मैंने इन तीनों को जोड़ रहा था, इन तीनों को जोड़ रहा था, तो इन तीनों को तो 1 से ज्यादा हो गई है ना। देखो, जब ये सिर्फ वारदात में दो ही काम हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का तो पूरा केस इसमें मैंने निकाल लिया ना, कि एक से होगी, दो से होगी, किससे होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का केस बाकी है बस, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का केस बाकी है। तो नहीं होने का केस वो आ गया ऊपर, सॉल्व होने का केस ये आ गया, 2/3 + 1/3 हो गया ना 1। ये केस इसमें क्यों शामिल, ये केस को अलग से क्यों जोड़ूंगा, ये तो ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? कर दूं उसको डिलीट? अच्छा, डिलीट नहीं करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा तरीका सुनो। उसके लिए सेट थ्योरी पे आओ। मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी क्या होता है, जल्दी से बताओ। कई बुक्स में ये वाला लॉजिक भी लगाया हुआ है, तो कहीं आपको स्कूल में या कहीं और ऐसा लॉजिक दिखे तो वो भी गलत नहीं है। ए यूनियन बी क्या होता है? जिसमें ए भी शामिल हो, बी भी शामिल हो, और इंटरसेक्शन भी शामिल हो, यही होता है ए यूनियन बी। यही होता है। बीच वाला क्यों नहीं शामिल होगा? ए, ए यूनियन भी कह रहा हूं ना, ए यूनियन बी में ए बी और दोनों का इंटरसेक्शन तीनों ही शामिल होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ए से सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्या कह रहा है? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ए तू कर ले, बी तू कर ले, या दोनों मिलके कर लो, मुझे तो काम चाहिए। तो इसका मतलब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो इससे भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2, 1/3, और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2 इंटू 1/3, यानी 1/6। यानी 6 एलसीएम लेना जरा, 3 2 1, 3 और 2 5, 1 4, 4/6 यानी कि 2/3। तो कई बुक्स में इस पहले क्वेश्चन का आंसर इस वाले लॉजिक से दिया हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा आसान है, ये या वो वाला? ये वाला आसान है, पर आपको क्लिक करना चाहिए, काम होना चाहिए। देखो, कोई भी कहना कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, अब कुल मिला के मुझे तो काम चाहिए, तो उसमें उसका आंसर हमेशा यूनियन से निकलता है, क्योंकि उसको फिर ये मतलब नहीं है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, या दोनों कर रहा है। उसका मतलब उसका आंसर कैसे निकलता है? हमेशा यूनियन से निकलता है, दोनों के यूनियन से निकलता है। ठीक है, डन। अब उसमें आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटी देने के बाद ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के आपको वो मिलने चाहिए, डेटा मिलना चाहिए। तो इसमें क्या डेटा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1/6 आ जाएगा। ये डेटा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। चलें अब फाइनली 15 पे। 15 क्वेश्चन जैसे तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। क्यों रिपीट हो गया? क्योंकि पहले भी कर चुके हैं अपन। बस ये है कि कार्ड्स की फॉर्म में हुआ है, आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। पहले एक क्वेश्चन में किया था कल की क्लास में, तो अभी मैं इसको रफली कर रहा हूँ, बस इस 52 कार्ड्स का आपको पता होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या? ई और एफ इंडिपेंडेंट तब होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी। अगर ये होगी तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं तो वो नहीं है। तो आप 1 2 3 प्रोबेबिलिटीज निकालो और प्रोडक्ट करके देख लो, हो रहा है एलएचएस आरएचएस, तब तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं। पहले कल भी किया था, कल की वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपन ने किया था। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ। स्पेड कितने होते हैं 52 में से? 13। एक सूट होता है, 4 सूट्स में से एक सूट स्पेड होता है, तो 13 13 का होता है उस। तो ये क्या हो जाएगा? 13/52, विच कम्स आउट टू बी 1/4। 1/4 एक चौथाई होगा ना, 4 स्पेड्स होते हैं तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब ये एस आने की संभावना एफ मान ली हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? एस इक्के कितने होते हैं? हम्म, 4 ही होते हैं क्या अनुष्का? कितने होते हैं?
तो ऐसे जैसे मैं डराता हूँ वैसे ही एग्जाम में हमारा मन हमको डराता है। ठीक है, तो वाई वी डू नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि हम पक्के हैं कि यहाँ चार इक्के ही होते हैं। पूछा तो उससे था, डरा रहे हो। हाँ, कितने इक्के होते हैं बताओ अनुष्का? चार ही होते हैं। ठीक है, कार्ड्स नहीं आते? अरे कल आपने ही तो बताया था सर, कल या परसों आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था मैंने 52 का। नहीं, खेलना तो भले मत आओ, मुझे भी नहीं आता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन है वो। ठीक है, चलो 1/4 और इंटू थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है ना, तो और कुछ नहीं, जैसे जॉब वॉब नहीं लगी तो आगे चल के जादू ही दिखा देंगे। मैजिशियन ही बन जाएंगे, कार्ड्स वगैरह। तो एक पकड़ के चलना चाहिए ना साइड में, कोई भी काम धंधा। चलो आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एन आजकल काफी फेमस हो रहे हैं वो। अगर आप अच्छे से मैजिशियन बन जाओ तो आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी आपके वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, आपने देखा होगा ना। बहुत अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक मैजिशियंस होते हैं। अब आप बताओ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ देखो, उसको स्पेड भी चाहिए, इक्का भी चाहिए। तो 52 पत्तों में ऐसे कितने पत्ते हैं जो स्पेड भी हो रहे, यानी हुकुम का इक्का। स्पेड यानी हुकुम, इक्का। हुकुम का इक्का तो एक ही होगा, क्योंकि चार इक्के अलग अलग सूट से बिलोंग करते हैं, तो उसमें से स्पेड वाले सूट से बिलोंग करने वाला तो एक ही होगा। तो क्या होगा, एक पत्ता आउट ऑफ 52। अब आप चेक करो इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है क्या। है। तो यानी कि इवेंट्स ई और एफ यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, हेयर पहले तो तीनों अलग अलग निकाल लूंगा। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करके देखोगे आप। करके देखोगे तो 1/4 इंटू 1/13 करके देखोगे, तो वो आ जाएगा 1/52, एंड विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। So here probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. So we conclude that events E and F are independent events. इस तरीके से चेक करेंगे, और अगर नहीं आएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा तो नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट सेकंड एंड थर्ड का आंसर बताओ। ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक आधे काले होते हैं, आधे लाल होते हैं। तो 26/52 यानी कि 1/2। किंग, किंग कितने होते हैं? चार ही होते हैं ना? पक्का? तो 1/13। अब आपको ब्लैक किंग चाहिए, तो किंग जो चार होते थे उसमें से कितने रेड और कितने ब्लैक होते थे? दो रेड दो ब्लैक। तो आपको कौन सा चाहिए? अच्छा, दोनों का मतलब दोनों का मिक्स में चाहिए ना? हम्म। हाँ, ब्लैक किंग चाहिए, सही है। तो किंग तो चार होते थे लेकिन उसमें से दो ही ब्लैक थे, तो 2/52 यानी 1/26। चेक करो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है क्या? आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। थर्ड एंड द लास्ट वन वो नहीं होगा शायद। अब देखो, या तो किंग चाहिए या क्वीन चाहिए। या तो किंग चाहिए या क्वीन चाहिए, तो दोनों के मिलकर फेवरेबल केसेस काउंट होंगे, क्योंकि इधर से आ गया तो भी चलेगा, इधर से आ गया तो भी। तो किंग कितनी होती है, क्वीन कितनी होती है? तो 4+4, यानी कि इतने, ये संभावना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझ आया? और के केस में हम ऐड करते हैं, ऐसे लॉजिक ले लो या तो, और या फिर कॉमन सेंस से चलो, किंग भी चलेगा क्वीन भी चलेगा, तो दोनों को ऐड करके ले लेते हैं। 8/52, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 2 8, 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या चाहिए उसको? या तो क्वीन चाहिए या जैक चाहिए। तो क्वीन अगेन चार, जैक भी चार, गुलाम भी चार, तो वो सेम 2/13। और अब इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये भी हो और ये भी हो, यानी या तो किंग और क्वीन हो, या फिर नहीं, किंग और क्वीन में से कोई एक हो, और साथ में क्वीन और जैक में से भी कोई एक हो। समझ आया? नहीं आया? भाई किंग, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन में से कोई एक चाहिए उसको, तो 8 पत्ते तो यहाँ आ गए, जिसमें चार किंग है और चार क्वीन है। और क्वीन और जैक में से चाहिए, तो 8 पत्ते यहाँ भी आ गए। अब इन दोनों में कॉमन पत्ते देखो ना, तो क्वीन क्वीन कॉमन है ना, चार। तो 4/52, यानी कि 1/13। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो। आ रहा है क्या सेम? नहीं आ रहा ना? 2/13 1/13 थोड़ा ना होता है। 4 बाय कितना होता है, 169 होता है। तो क्लियरली इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। अब आंसर चेक करो, पहले में इंडिपेंडेंट, दूसरे में इंडिपेंडेंट, तीसरे में नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस से मान लो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज में है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको? देखो, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था कि इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, कि क्वीन का रोल उधर भी हो गया, क्वीन का। अब मान लो ऊपर से क्वीन निकल गई, तो फर्क पड़ेगा ना भाई, नीचे क्वीन निकलेगी या नहीं निकलेगी? कम ज्यादा हो जाएंगे ना पत्ते।
और अगर नीचे निकल गई तो ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा था कि नॉट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि क्वीन का दोनों में रोल आ गया। अब देखो बाकी दो क्वेश्चन में कैसे देखेंगे। स्पेड और एस। स्पेड इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सूट्स, एस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है एस, है ना। हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं और उसमें से एक कार्ड होता है एस। और स्पेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। स्पेड एक अलग कैटेगरी है, तो वो अलग कैटेगरी है, तो कैटेगरी कैटेगरी को इफेक्ट कैसे करेगी। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक आना एक अलग कैटेगरी है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। और किंग आना एक अलग बात है। तो यहाँ पे पता चल रहा था इंडिपेंडेंट है, देख के ही पता चल रहा था, कॉमन सेंस से। और यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई निकल गई तो यहाँ फर्क पड़ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलो आओ 16th। कितने रहेगा अभी। अच्छा, तो फिर प्रैक्टिकली लास्ट क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या है। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे जो हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, और 20% बोथ हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया। और एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ ए हॉस्टल। ठीक है ना। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन is given of what, of selecting a student, selecting a student uh, of a hostel रीडिंग, क्या क्या पढ़ते हैं बस वो नाम बता दो आप। रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अब उसमें कितनी कितनी संभावना है वो नीचे बताएंगे ना। न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब इवेंट्स मान लो, तो ए और बी मान ले। लेट द इवेंट्स बी, लेट द इवेंट्स बी, इवेंट्स ए एंड बी, बी। तो ए तो मान लेता हूं कि सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ये तो मान लिया मैंने इवेंट ए। और बी मान लेता हूं द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। डन। कहाँ एक और बताना। मराठी है क्या कोई न्यूज़पेपर। ये तो संभावना है। संभावना है कि थोड़ा ना, अब इवेंट्स तो दो ही है ना, हिंदी और इंग्लिश। तीन डेटा मिल गया तो तीन ही इवेंट्स हैं, हाँ। सी मान लो उसको कि दोनों को पढ़ता है। हाँ, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे निकालना नहीं है, गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बताओ। 60% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं। अब वो 60% में कुछ होंगे जो इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, है ना। पर मुझे तो 60% हिंदी कौन कौन पढ़ते हैं वो पता है, तो 60%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 60%। 60% को आप क्या लिख सकते हो, 60/100, दैट मीन्स 3/5। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 40%। तो 40% यानी कि 2/5, 40/100 यानी कि 2/5। और ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही पढ़ते हैं, ऐसे कितने, 20%। 20% को भी खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/100 यानी कि 1/5। ये डेटा हमको मिल गया। ये तो गिवन ही डेटा है एक तरीके से, कुछ अलग नहीं है। पहले इस एक्सपेरिमेंट बताया, फिर इवेंट्स माने, फिर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज जो अक्सर हमको निकालनी होती थी, लेकिन पिछले एक दो क्वेश्चन में खुद ही दे रहा है। जैसे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी खुद ही दी थी। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन क्या है उसका, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। Find the probability that she reads Hindi, that she reads neither Hindi nor English. The probability, selected student is लिख देना, the selected student reads, क्या लिखा हुआ है, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश।
अब ना तो हिंदी पढ़ती है ना ही इंग्लिश पढ़ती है। तो अगर हिंदी नहीं पढ़ती है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए डैश। यूनियन क्यों? ये काम भी होगा और ये काम भी होगा, या फिर ऐसा है कि या तो ये काम होगा या ये काम होगा, सोचो। हम्म। दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के, सेम क्यों होंगे? इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। इधर और का मतलब है ना तो ये ना तो ये, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। चलो छोड़ो। एक स्टूडेंट ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही इंग्लिश पढ़ता है, तो मैंने पूछा कि वो हिंदी पढ़ता है, हमने कहा नहीं। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ता है ना, नहीं। हो क्या रहा है, दोनों काम हो रहे हैं सर, ना तो ये पढ़ रहा है ना ये पढ़ रहा है। तो जब दोनों काम हो रहे हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगता है। यूनियन कब से लगना था, इंटरसेक्शन। और फिर इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना। अब मेरा बड़ा मन कर रहा है कि ऐसे कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बट क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, वो चेक तो करो। क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो ही तो ए डैश और बी डैश चारों सेट इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप यहाँ पे देखो जरा, इस दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और अब आप इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। या तो क्वेश्चन में गिवन हो इंडिपेंडेंटली वर्ड, या फिर इनके प्रोडक्ट से पता, प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट से पता चल रहा हो, दोनों सही नहीं हो रहा, तो अब आप इसको इस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्या करें? डी मॉर्गन्स आपको याद करो। वो क्या कहते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल डैश। होल डैश की प्रोबेबिलिटी, ये इसके क्या है? मतलब आप तो सेट थ्योरी याद रखो, पी और पी तो अभी अभी आया है, इसको तो भूल जाओ। आप सेट थ्योरी याद रखो, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। तो अब ये वाला लॉजिक चलेगा, और अगर इंडिपेंडेंट हो जाते तब मैं डायरेक्ट कर देता, है ना। चलो जी, तो इसको क्या कहेंगे सर, इसको क्या कहेंगे? डैश की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ब्रैकेट दो लगाना, क्योंकि ए यूनियन बी का होल डैश और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो दो ब्रैकेट लगेंगे। ओके। सो इसको क्या कहेंगे, किसी भी इवेंट के डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की कहाँ से लाऊं? अगेन 11th क्लास के लॉजिक से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तो सब है आपके पास, निकालो। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 3/5 प्लस 2/5, और ए इंटरसेक्शन बी की 1/5 माइनस 1/5। ठीक है। सो वन माइनस तीन और दो, पाँच, पाँच में से एक गया चार, तो 4/5, यानी आंसर इज 1/5। चेक करो पहले क्वेश्चन का आंसर एक बार। ठीक है। ओके, समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताओ, आप कह रहे थे ना ये इधर और का के साथ क्या कनेक्शन, मैंने क्या कहा, उल्टा है। तो इधर और अगर आता तो ए यूनियन बी करते हैं, और अभी आपने क्या किया, ए यूनियन बी का होल डैश किया है, तो है ना एक दूसरे के उल्टे। इधर और नीदर नोर का उल्टा होता है, तो इधर और में ए यूनियन बी करते हैं। इधर और मतलब या तो ए पढ़ता है या बी पढ़ता है, तो ए भी चलेगा बी भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे। तो उसमें आप ए यूनियन बी करते हैं। और नीदर नोर इधर और का एग्जैक्टली उल्टा है, तो ए यूनियन बी का डैश ही तो है। अब जब आप इसको अलग अलग सोच रहे थे तब आप ऐसे सोच रहे थे। और ए यूनियन बी का होल डैश एक्चुअली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी होता है। समझ गए? ओके, सेकंड क्वेश्चन बताओ। हम्म। तो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन अब वापस आ गए आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन। अगर पता चला कि वो हिंदी पढ़ती है, तो क्या संभावना है कि वो इंग्लिश भी पढ़ेगी? जैसे किसी बच्चे को बुलाया, किसी बच्चे को बुलाया और प्रिडिक्शन पूछा, किसी से पूछा जैसे कि बताओ ये हिंदी पढ़ती है कि इंग्लिश पढ़ती है कि दोनों पढ़ती है, क्या पढ़ती है, सोच के बताओ। तो जिस बच्चे को बुलाया उस बच्चे ने बक दिया कि हाँ मैं हिंदी तो पढ़ती हूँ, तो जो दूसरा वाला जो सर, है ना, अब उसको बस ये सोचना है कि अब वो हिंदी पढ़ती है तो साथ में इंग्लिश भी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। ठीक है। तो जो इवेंट हो चुका है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कितनी जल्दी पिक हुआ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? हुआ क्या? नहीं हुआ। जब एक्सरसाइज चल रही थी तभी होता है। जब एक्सरसाइज अभी तो 3 दिन पहले ही खत्म हुई है और सरल थी,
तो सरल एक्सरसाइज भी 3 दिन के बाद पिक नहीं हो रही, तो ये तो मुश्किल है। तो ये कहाँ पिक होगी? सोचो, ये तो बड़ी मुश्किल है उसके मुकाबले तो। और अभी तो उससे मुश्किल बेस थ्योरम। ठीक है। तो ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन कैन मेक इट पॉसिबल। आपने आज की वीडियो को आज ही कवर करना है। सारे क्वेश्चन, भले 8 से 10 क्वेश्चन से बंद करके वीडियो खुद से ट्राई करना है। दिस इज द ओनली वे आउट। ओके। चलो जी, अब बी एंड सी तो फटाफट निपटा देते हैं, यूं ही है ये तो, छोटी मोटी बातें हैं। कि बी क्वेश्चन क्या हो गया? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शी रीड्स, इसको पहले तो लाइन लिख देना कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ऐसे तो लिखते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इज गिवन बाय, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए हो तो इंग्लिश चाहिए आपको, तो इंग्लिश तो आप ऊपर लो यानी कि बी, और क्या गिवन है उसको नीचे लो। इसको कैसे निकालते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास और ए की भी है, 1/5 और डिवाइडेड बाय 3/5, दैट मीन आंसर इज 1/3। एंड सी क्वेश्चन क्या है? उल्टा है जस्ट इसका। अब आप सी क्वेश्चन के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर इज गिवन बाय, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा, कई बच्चों को मैंने ऐसे भी करते हुए देखा है कि बी ओ ने निकल गया ना सर, तो इसका रेसिप्रोकल है 1/3 का कर दो 3/1। ठीक है। तो ये भी करते हैं कई बच्चे। तो ऐसे मैं तो कहता हूँ मैं, ऐसे बच्चे जो करके आए ना उनके नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। जो वो काम करके आए ना उसमें से भी काटो इनके, कि कुछ भी बोल देते हैं। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो बस सुबह सुबह मुंह धो के आते हैं एग्जाम में बैठने, है ना। साल भर नहीं पढ़ा, उस दिन भी नहीं पढ़ा, चलेगा ऐसे ही, है ना। तो उनके तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ये तो मतलब एक तरीके से फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना उनके ऊपर धब्बा हो गया। चलो आओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 और बी की क्या है? 2/5, 1/2। मैच करो दूसरे तीसरे का आंसर। ठीक है, समझ आया पूरी एक्सरसाइज? अब फटाफट से वो दो एमसीक्यू से वो निपटाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस रोल, जब एक पेयर ऑफ डाइस को हम रोल करेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को हम जब रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स बनते थे। कितने बनते थे? 36 आउटकम्स। अब आपको दोनों बारी इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो 6 में से एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें से पहला प्राइम नंबर जो है 2 वही इवन है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उसको दोनों बारी 2 चाहिए, यानी इसको 2,2 चाहिए। तो 36 में से 2,2 कितनी बार आता है भाई? तो वैसे भी पता चल रहा है। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगाएं, तो लेट से इवन प्राइम नंबर आना, वो इवेंट ए मान लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? ए की इवन प्राइम नंबर है। जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहे हो तो एक बार उछालने में क्या हो रहा है वो सोचना है हमेशा। 2 बार में नहीं सोचना, 3 बार में नहीं सोचना, एक बार उछालने में क्या हो रहा है वो सोचना है हमेशा। तो इवन प्राइम नंबर आना, अगर इवेंट ए है तो एक बार ही उछालूंगा तो इवन प्राइम नंबर एक बार ही आएगा, एक बार ही आ सकता, मतलब एक ही है उसमें 6 में से, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? 2 बार उछाल रहे हो, दोनों बार आपको क्या चाहिए? इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन है और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। उछालूंगा, देखूंगा, वापस उठाऊंगा, तो ऑब्वियसली पहले बारे में क्या है उसका फर्क पड़ेगा क्या दूसरे में? तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी से क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दैट मीन्स पहले भी आपको 1/6 था, अभी भी 1/6 था, यहाँ से भी 1/36। और अगर आप सैंपल स्पेस बनाने जाओ तो फिर आप एक्चुअली क्लास 10th के लॉजिक्स यूज कर रहे हो, उसमें से 2,2 छाटो, एक ही है पूरे 36 में से, तो 1/36। ठीक है। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ऑप्शन ए बी सी डी। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मैं तो ये जानता हूं सर, आपने तो अभी तक यही बताया कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। बट आप ये भूल गए कि दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट तब भी होंगे जब ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये इंडिपेंडेंट हो तो भी तो वो इंडिपेंडेंट है ना। 4 सेट बनेंगे, या फिर ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट हो तो भी। मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो भी ये 3 चीजें होंगी, अगर ये है तो ये 3 चीजें होंगी, अगर ये हैं तो ये 3 चीजें होंगी, और अगर ये हैं तो ये 3 चीजें होंगी। मतलब एक भी हो गया इनमें से तो बाकी 3 को होना ही
पड़ेगा, और नहीं होगी तो फिर चारों ही नहीं होंगी। ठीक है। तो अब आपने ये जो केस बनाया पहला वाला, ये तो आपने इसके हिसाब से बनाया है, जरा इसके 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 हिसाब से भी तो बनाइए, फिर ऑप्शन चूज करिए। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलो, कहाँ थे हम? तो इधर से क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, यहां से बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और लास्ट वाले केस से क्या सिमेट्री बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब इन चारों में से जो भी ऑप्शन में वो आपका आंसर है। तो अगर आप केवल ये केस पकड़ के चलते तो आप केवल और केवल इसको ढूंढते, और ये नहीं मिलता तो नन ऑफ द अबव भी सोचने के बारे में सोचते, लेकिन अब इन तीनों में से कोई मिले तो वो भी तो आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तो आपने डिस्कस किया था, दोनों में डिफरेंस कि इंडिपेंडेंट होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की गारंटी नहीं है। तो इसमें तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होती है, तो ऐसा तो कोई केस बना नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है लास्ट वाले से, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या कहता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन को हटा के सीधे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये लास्ट वाला केस एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। ठीक है, अब केवल मैं वही ढूंढने जाता तो फिर मेरे को आंसर ही नहीं मिलता। तो ए और बी का इंडिपेंडेंट होना इन चारों को भी बताता है, इन चारों के बारे में भी जरा सोचना। अच्छा, ए और बी की प्रोबेबिलिटी बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों के सम वन हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट होने के लिए। ठीक है, और जब इनका सम वन हो जाता है तो एक टर्म निकल के आएगी अभी आगे, इनको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम वन आ रहा हो तो उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट। जैसे अभी अपन ने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जो जिन जिन का सम वन आ रहा था, मैंने बहुत सारे दो तीन क्वेश्चन में सम वन करके बताया था ना, तो जिन जिन का वन आ रहा था वो सब मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, क्लियर है। अभी आएगी नेक्स्ट टर्म, आएगी अगले एक्सरसाइज में, आएगी अगले से अगले एक्सरसाइज में आएगी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, डन। ओके, तो पूरी एक्सरसाइज हो गई है, बस एक चीज कि वो जो एक थ्योरम थी कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो प्रूव करो बाकी तीन भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ट्राई करी थी, हो गई। देख लो, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं, गिवन है ये, तो प्रूव करो जो चार जो केस बनते हैं, तीन जो केस बनते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो मैं तीन में से एक केस इंडिपेंडेंट प्रूव कर देता हूं। मैं ए एंड बी डैश वाला कर दूं, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, इसको प्रूव करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, गिवन पॉइंट है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो गिवन पॉइंट से आप क्या कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो कह सकते हो ना, क्योंकि ए और बी तो इंडिपेंडेंट गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है मैथमेटिकली, ये तो आपने लिख दिया स्टेटमेंट, मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है कि ए और बी डैश इंडिपेंडेंट है। ए और बी डैश इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा। राइट, यानी मैथमेटिकली ये बात तो गिवन है और ये बात प्रूव करनी है, वो तो स्टेटमेंट में था चीजें, और ये मैथमेटिकली हमने कर दिया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ इसका एलएचएस उठाओ, इसका एलएचएस इसके आरएचएस के बराबर प्रूव करना है आपको, तो आप उसका एलएचएस उठाओ, उठाओ एलएचएस क्या है उसका एलएचएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं अपन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश सेट थ्योरी के हिसाब से बताओ क्या होता है इसका आंसर, पूरी ए की प्रोबेबिलिटी में से मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी घटाता हूँ, याद करो। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी होता तो बी में से पूरी इंटरसेक्शन घटाता, और अगर ए पूरा है तो ए में से इन दोनों का इंटरसेक्शन घटाऊं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो गिवन पॉइंट से निकाल सकते हो, बोलो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन, एक ब्रैकेट और लगा दो। अब इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन, कॉमन बचा क्या, यहां से तो बचा वन, यहां से क्या बचा, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मल्टीप्लाइड बाय ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आर एच एस। तो एल एच एस उठाया था, आर एच एस पे आ गया, प्रूव हो गया। और इन्फॉर्मेशन मैंने यहां से लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने गिवन पॉइंट की इन्फॉर्मेशन को यूज किया, गिवन डाल देना। तो इस तरीके से बाकी दो सेट भी हम प्रूव कर सकते हैं। बड़े आसान सा 4 लाइन का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो तीनों में से कोई भी सेट बना देगा, ए और बी डैश भी होंगे, ए डैश और बी भी होंगे, और ए डैश और बी डैश भी होंगे। ये प्रूव हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नहीं तो एग्जाम्पल को एक बार और रेफर कर ले। तो कुल मिला के इन ऑल ये एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के साथ हमको एक थ्योरम और सीखनी है, मतलब कहने के लिए बेस थ्योरम है, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी इसी एक्सरसाइज का पार्ट है। अगेन इसमें 2 टॉपिक्स हैं अगले से, वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। तो अनुष्का आपको बहुत ज्यादा करना है काम अब।